आबे हयात पार्ट 19। हासिल व महसूल। किसी अपने की मौत इंसान को पल भर में किस तरह हाँ कर देती है, ये कोई इमामा से पूछता। वसीम और साद की मौत ने उसे बताया था कि मारती तो मौत ही है और जैसी मार वो इंसान को देती है कोई और तकलीफ़ नहीं देती। आबे हयात पीकर भी इंसान अपनी मौत ही रोक सकता है, पर इनको जाने से कैसे रोक सकता है जो जान से भी प्यारे होते हैं। वो इस वक्त न्यूयॉर्क में थी, उसके यहाँ पहला बच्चा होने वाला था। वो 7वें आसमान पर थी क्योंकि जन्नत पाँव के नीचे आने वाली थी। नेमतें थी कि गिनी ही नहीं जा रही थी। तीसरा महीना था इसकी प्रेगनेंसी का जब एक रात सलार ने उसे नींद से जगाया था। वो समझ नहीं पाई कि वो इसे नींद से जगाकर क्या बताने की कोशिश कर रहा था, और शायद ऐसी ही कैफियत सलार की थी क्योंकि इसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे किन अल्फाज में इतने बड़े नुकसान की इत्तला दे। इससे पहले सिकंदर उस्मान और वो यही डिस्कस करते रहे थे कि मामा को इत्तला देनी चाहिए या इसकी हालत में उसे ये खबर छुपा लेनी चाहिए। सिकंदर उस्मान का ख्याल था मामा को ये खबर अभी नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन सलार का फैसला था कि वो इससे इतनी बड़ी खबर छुपाकर सारी उम्र के लिए उसे किसी रंज में मुब्तला नहीं कर सकता। वो वसीम से फ़ोन और मैसेज के ज़रिए वैसे भी राब्ते में थी। ये मुमकिन ही नहीं था कि उसे एक आध दिन में इसके बारे में इत्तला ना मिल जाती। वो दोनों कादियानियों की एक इबादत गाह में होने वाली फायरिंग में दर्जनों दूसरे लोगों की तरह मारे गए थे, और इमामा चंद घंटे पहले एक पाकिस्तानी चैनल पर यह न्यूज़ देख चुकी थी और वो इस जानी नुकसान पर रंजीदा भी हुई थी एक इंसान के तौर पर, मगर इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि इन लोगों में इसके दो इतने करीबी लोग भी शामिल थे। उसे शिबा होता भी कैसे, वो इस्लामाबाद की इबादतगाह नहीं थी, एक दूसरे शहर की थी। साद और वसीम वहाँ कैसे पहुँच सकते थे, और वसीम तो बहुत कम अपनी इबादतगाह में जाता था। वो अगले कई घंटे गुमसुम आंसू बहाए बगैर, सलार के किसी सवाल और बात का जवाब दिए बगैर एक बुत की तरह वही बिस्तर पर बैठी रही थी, यूँ जैसे इंसान ही बर्फ़ की सिल बन गई थी, और बर्फ़ की सिल नहीं, जैसे रेत की दीवार थी जो ढह गई थी। उसे लगा था वो अब कभी ज़िंदगी में अपनी उंगली नहीं हिला सकेगी, पाँव पर खड़ी नहीं हो सकेगी, सांस नहीं ले सकेगी, जी नहीं सकेगी। कोई ऐसे तो नहीं जाता। ऐसे इसकी हालत देखकर सलार को शदीद पछतावा हुआ था। उसने सिकंदर उस्मान की बात ना मानकर कितनी बड़ी गलती की थी, उसे अब समझ में आया था। सलार ने अपने एक डॉक्टर कज़न को बुलाया था घर पर ही उसे देखने के लिए। उसके बाद क्या हुआ था इमामा को ठीक से याद नहीं था। सलार को लम्हा लम्हा याद था। वो कई हफ्ते इससे इस पागलपन की सरहद पर जाते और वहाँ से पलटते देखता रहा था। वो चुप होती तो कई कई दिन तक चुप ही रहती, यूँ जैसे इस घर में मौजूद ही नहीं थी। रोती तो घंटों रोती, सोती तो पूरा दिन और रात आंखें नहीं खोलती, और जागती तो 2-2 दिन तक बिस्तर पर चंद लम्हों के लिए भी लेटे बगैर लाउंज से बेडरूम और बेडरूम से लाउंज के चक्कर काटते काटते अपने पाँव सुझा लेती। ये सिर्फ एक मौजज़ा था कि इस ज़हनी हालत और कैफियत में भी जिब्रील को कुछ नहीं हुआ था। वो जैसे ये फरामोश ही कर बैठी थी कि इसके अंदर एक और ज़िंदगी परवरिश पा रही थी। जहन यादों से निकल पाता तो जिस्म को महसूस करता। वो वहशत जब कुछ कम होती तो उसने सलार से पाकिस्तान जाने के लिए कहा था। उसे अपने घर जाना था। सलार ने उससे ये सवाल नहीं किया था कि वो किस घर को अपना कह रही है। उसने खामोशी से 2 सीटें बुक करा ली थी। मुझे इस्लामाबाद जाना है, उसने सलार के पूछने पर कहा तो सलार ने बहस नहीं की थी। अगर उसके घर वालों से मुलाकात इसको नॉर्मल कर देती, वो इस मुलाकात के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। हाशिम मुबीन इनके हमसाए थे। इनके घर में आने वाली क़यामत से सलार सिकंदर का ख़ानदान बेखबर नहीं था। उन्होंने हाशिम मुबीन के घर जाकर उनसे दूसरे बहुत से लोगों के साथ ताज़ियत की थी। इस सदमे में भी हाशिम मुबीन ने बेहद सर्द महरी के साथ इनकी ताज़ियत कबूल की थी। सिकंदर उस्मान को उम्मीद नहीं थी कि वो इमामा से मिलेंगे। उन्होंने सलार से अपने खदशात का जिक्र ज़रूर किया था, लेकिन इमामा को जिस हालत में उन्होंने देखा था वो सलार को एक कोशिश कर लेने से रोक नहीं सके थे। हाशिम मुबीन ने ना सिर्फ फ़ोन पर सिकंदर उस्मान से बात करने से इनकार किया था, बल्कि सलार को इनके घर पर गेट से अंदर जाने नहीं दिया गया था। सिकंदर उस्मान और वो दोनों मायूसी के आलम में वापस आ गए थे। सलार उसके सामने बेबस था, लेकिन वो पहला मौका था जब उसने इमामा के सामने हथियार नहीं डाले थे। उसने मामा को इसके घर जाने की कोशिश भी नहीं करने दी थी। तुम्हें अगर घर जाना है तो पहले अपने बाप से बात करो, वो इजाज़त दे तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मैं तुम्हें बगैर इजाज़त के वहाँ गेट पर गार्ड्स के हाथों जलील होने के लिए नहीं भेज सकता। उसके रोने और गिराने के बावजूद सलार नहीं पिघला था। इमामा ने अपने बाप से फ़ोन पर बात करके इजाज़त लेने की हामी बढ़ ली थी, मगर इस फ़ोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया था। जो चीज़ सलार उसे नहीं समझा सका था वो इस फ़ोन कॉल में हाशिम मुबीन ने समझा दी थी। ये जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जिन लोगों के साथ जहाँ बैठी हो इन्हीं लोगों ने जान ली है मेरे दोनों बेटों की, और तुम अब मेरे घर आना चाहती हो, कातिलों के साथ मेरे घर आना चाहती हो। वो हंसियानी अंदाज में चिल्लाते और उसे गालियाँ देते रहे थे। तुम लोग और हम लोग, फ़र्क कितना बड़ा था इमामा को याद आ गया था। आज भी इस सब के बाद भी, इस गम के साथ भी इसे पछतावा नहीं था कि उसने वो मज़हब छोड़ दिया था। उसे याद आया था एक बार इसके बाप ने कहा था वो एक दिन गिड़गिड़ाते हुए इसके पास आकर माफ़ी मांगेगी, और वो आज यही करने जा रही थी। पर क्यों करने जा रही थी? खून का रिश्ता था, तरफ थी,
वो खिंची थी इनकी तरफ। अब जब इसे इनसे पहले की तरह जान का खौफ नहीं रहा था, पर खून का रिश्ता सिर्फ इसके लिए क्यों था? तड़प थी तो सिर्फ इसके लिए क्यों थी? शायद इसलिए कि इसके पास इन लोगों के सिवा और कोई खूनी रिश्ता नहीं था। वो अपने लोगों के पास थी। उसके पास सलार था, लेकिन वो खूनी रिश्ता नहीं था, मोहब्बत का रिश्ता था। खून जैसी तरह पैदा करने के लिए अभी इसको कई साल चाहिए थे। सोचने समझने की सारी सलाहियतें माफ़ होने के बावजूद उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि जो गम उसे वहाँ खींच कर लाया था, वो गम इस घर में जाकर पछतावे में बदल जाता। हाशिम मुबीन की मज़ीद कोई बात सुनने की बजाय उसने फ़ोन रख दिया था। उसके बाद वो बिलक बिलक कर रोई थी। इस घर में और इस दुनिया में अब इसका कोई खूनी रिश्ता नहीं रहा था। इस घर में से वसीम इसका था और वसीम जा चुका था। वो एक खिड़की जो पिछवाड़े में खुली थी ठंडी हवा के लिए, वो आंधी के ज़ोर से बंद हो गई थी। अब इस खिड़की को दोबारा कभी नहीं खुलना था। वो सिलार सिकंदर के साथ वापस न्यूयॉर्क लौट आई थी। वो समझ रहा था वो नॉर्मल हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ वक्त लगना था। इमामा भी ऐसा ही समझती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ मौजूद तन्हाई ने इमामा के असाब को एक बार फिर मफलूज करना शुरू कर दिया था। सलार PhD कर रहा था और साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में हफ्ते में 2 दिन के लिए पार्ट टाइम काम करता था। वो सुबह 5 बजे घर से निकलता था और रात को कहीं 8-9 बजे इसकी वापसी होती थी। और वापसी पर वो इतना थका हुआ होता था कि 1-2 घंटे TV देखकर खाना खाकर वो दोबारा सो जाता था। इमामा 12-14 घंटे एक बेडरूम के 8वीं मंजिल के इस अपार्टमेंट में बिल्कुल तन्हा होती थी और तन्हाई का ये दौरानिया सलार के घर जाने के बाद इसके सो जाने पर और बढ़ जाता था। एक बेडरूम, एक लाउंज और किचन एरिया के अलावा जहाँ कुछ भी नहीं था, जहाँ वो जाकर कुछ वक्त गुजार सकती। घर का काम भी बहुत मुख्तसर था क्योंकि घर छोटा था। नींद उसे आती नहीं थी और घर में कोई मुश्किल नहीं था सिर्फ सोचने के अलावा। वसीम इसके जहन से नहीं निकलता था। वो रोज़ अपने फ़ोन में मौजूद इसके और अपने मैसेजेस को, जो सैकड़ों की तादाद में होते, बैठकर पढ़ना शुरू कर देती और घंटों इसी में गुजार देती। उसे वो सैकड़ों मैसेजेस अब जैसे ज़ुबानी हिफ्ज़ हो चुके थे, लेकिन पता नहीं खुद ये थी कि वो कौन सी सीढ़ी थी जिस पर बैठी वो हर रोज़ एक ही काम भीगी आंखों के साथ करती रहती थी। अपने वजूद के नकारापन और ज़िंदगी की बदमानूनियत इमामा हाशिम ने जैसे इस दौर में महसूस की थी। उससे पहले कभी उसने ऐसा महसूस नहीं किया था। उसका अपना वजूद इसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया था। उसे वो कहाँ फेंक आती इसकी समझ में नहीं आता था। बिस्तर पर सुबह नींद से आंख खुलते ही उसे यह ख्याल आता, एक और दिन, फिर वही रूटीन, फिर वही तन्हाई, वही डिप्रेशन। वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो गई थी और सलार एक बार फिर अपने आप को बेहद बेबस महसूस करने लगा था। वो इसके लिए क्या करता इसकी समझ में नहीं आता था, जिससे वो फिर पहले जैसी हो जाती। 14 घंटे तक अपने कामों और सफ़र से खवार होने के बाद वो थका हारा घर आने पर भी मामा के कहने पर कहीं भी चलने के लिए तैयार रहता था, और कहीं नहीं तो अपार्टमेंट के बाहर पार्क तक, लेकिन वो इससे कहीं जाने का कहती ही नहीं थी। वो सुबह सवेरे घर से इसके बारे में सोचते हुए निकलता और रात को जब घर वापस आने के लिए ट्रेन में बैठता तो भी इसके बारे में सोच रहा होता था। इमामा की ज़हनी कैफियत ने जैसे इसके अज़ाब शल करने शुरू कर दिए थे। जिब्रील की पैदाइश में अभी बहुत वक्त था और वह इसे इस जहन्नुम से निकालना चाहता था जिसमें वो हर वक्त नज़र आती थी। उसके सब्र का पैमाना लबरेज होने से पहले ही एक रात इमामा ने कहा था, मुझे पाकिस्तान जाना है। क्यों? सलार को अपना सवाल खुद बेतुका लगा। वो बहुत देर चुप रही हो, जैसे अपने अल्फाज जमा कर रही हो। फिर उसने जो कहा था उसने सलार का दिमाग भग से उड़ा दिया था। कल मैंने वसीम को देखा, वहाँ किचन काउंटर के पास, वो पानी पी रहा था। 2 दिन पहले भी मैंने उसे देखा था। वो इस खिड़की के सामने खड़ा था। बात करते हुए इसकी आवाज़ भराई और वो शायद अपने आंसुओं को काबू करने के लिए रुकी थी। मुझे लगता है मैं कुछ अर्सा और यहाँ रही तो पागल हो जाऊँगी, या शायद होना शुरू हो चुकी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती। उसने चंद लम्हों बाद दोबारा बात करनी शुरू की थी। वो अगर वहमों का शिकार हो रही थी तो वो इस बात से वाकिफ़ भी थी, और वो इससे फ़रार चाहती थी। ये जैसे एक मस्बत अलामत थी। ठीक है, हम वापस चले जाते हैं, मुझे सिर्फ चंद हफ्ते दे दो सब कुछ वाइंड अप करने के लिए। सलार ने जैसे लम्हों में फ़ैसला किया था। उसका चेहरा देखते हुए इमामा ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम PhD कर रहे हो, तुम कैसे मेरे साथ जा सकते हो? मैं PhD छोड़ दूंगा, डॉक्टरेट की डिग्री ज़रूरी नहीं है, तुम और तुम्हारी ज़िंदगी ज़रूरी है, सलार ने जवाबन उससे कहा था। कुछ कहने की कोशिश में इमामा की आवाज़ भराई, वो कह नहीं पाई। इसने दोबारा बोलने की कोशिश की और इस बार वो बिलक बिलक कर रोने लगी थी। नहीं, तुम साथ नहीं आओगी। ये क्यों ज़रूरी है कि सारी ज़िंदगी तुम कुर्बानियाँ ही देते रहो मेरे लिए? अब PhD छोड़ो, अपना करियर छोड़ो, तुम्हारी ज़िंदगी है, कीमती है तुम्हारा वक्त, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी के इतने साल मेरे लिए ज़ाया करोगे? सलार ने कुछ कहने की कोशिश की। कोई और मौका होता तो इसका ये तरफ इसको खुशी देता, लेकिन अब उसे तकलीफ़ हो रही थी। वो रोते हुए उसी तरह कह रही थी, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं बेबस हूँ। मैं कोशिश के बावजूद भी अपने आप को नॉर्मल नहीं कर पा रही, और अब वसीम को देखने के बाद तो मैं और भी
वो बोलते बोलते रुक गई। सिर्फ इसके आंसू और हिचकियाँ थी जो नहीं थमी थी। सलार, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे हो, तुम बहुत काबिल हो, तुम मुझसे बहुत बेहतर औरत डिज़र्व करते हो, मैं नहीं। आई एम अ वर्थलेस वुमेन, आई एम नो बडी। तुम्हें ऐसी औरत मिलनी चाहिए जो तुम्हारे जैसी हो, तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करे, मेरी तरह तुम्हारे पाँव की बेड़ियाँ ना बन जाए। और ये सब कुछ तुम आज कह रही हो जब हम अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बच्चा भी मर जाएगा। उसने अजीब बात कही थी। सलार ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने हाथ छुड़वा लिया। तुम क्यों इस तरह सोच रही हो, इससे कुछ नहीं होगा। सलार पता नहीं किसको तसल्ली देना चाहता था, लेकिन इस वक्त इमामा से ज़्यादा इसकी अपनी हालत काबिल रहम हो रही थी। तुम बस मुझे पाकिस्तान भेज दो। इमामा ने इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कहा था। उसने एक बार फिर वही मुतालबा दोहराया था, मैं तुम्हें इस्लामाबाद नहीं भेजूंगा। सलार ने दो टोक अंदाज में कहा, मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहती, मुझे सईदा अम्मा के पास जाना है, मैं वहाँ रह लूँगी। वो इसकी बात पर हैरान हुआ था। सईदा अम्मा नहीं, तुम डॉक्टर साहब के पास चली जाओ, अगर वहाँ रहने पर तैयार हो तो मैं तुम्हें भेज देता हूँ। सलार ने एकदम कुछ सोच कर कहा था, ठीक है, मुझे इनके पास भेज दो। वो एक लम्हे के भी तामुल के बगैर तैयार हो गई थी। अगर तुम वहाँ जाकर खुश रह सकती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें भेज देता हूँ, वापस कब आओगी? वो पहला मौका था सारी गुफ्तगू में जब इमामा ने इससे नज़र मिलाई थी। ये दिल बस ख्वारी का नाम है, इज़्ज़त यूँ उतार कर रखता है जैसे इज़्ज़त कोई शय ही नहीं। बेइज्जती को इतना मामूली कर देता है कि इंसान आँख में पानी बनाकर रखने लगता है, पी जाने लगता है। वो सारी दुनिया को अपनी ठोकर पर रखने वाला मर्द था और इस रस्सी डाली थी तो अल्लाह ने इसके गले में मोहब्बत की रस्सी डाली थी। रस्सी थी, जंजीर नहीं, लेकिन बेड़ी से ज़्यादा बड़ी और कड़ी थी। इमामा को लगा था वो इससे नज़र मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी, और नज़र मिलाकर करना भी क्या था, कुछ कहने के लिए लफ्ज़ ही नहीं थे। जो भी गिले थे उसे अपनी ज़ात से थे, सारी खामियां अपने अंदर थीं। सलार को तो वो जैसे बदकिस्मती से इस चुंगल से आज़ाद कर देना चाहती थी जिसमें वो कुछ सालों से फंसी हुई थी, और शायद फंसा ही रहना था इसे। इसकी बेलौस बेमोल मोहब्बत का वो इतना सिला तो देती उसे कि इस बदकिस्मती में उसे ना घसीटती, उसे आगे बढ़ जाने देती, वापस आ जाना। उसकी लंबी खामोशी को सलार ने मुख्तसर ज़ुबान दी थी। मशवरा नहीं था, मिन्नत थी, ख्वाहिश नहीं थी, बेबसी थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इमामा ने उसकी बात खामोशी से सुनकर खामोशी से ही जवाब दिया था। वो एक हफ़्ते के बाद पाकिस्तान चली आई थी और जैसे किसी कैद से छूट आई थी। अमेरिका से वापस आने से पहले वो घर में पड़ी हुई अपनी एक एक चीज़ वहाँ से हटा आई थी, यूँ जैसे रगड़ रगड़ कर सलार की ज़िंदगी और घर से अपने वजूद और यादों के सारे नकुश को मिटा देना चाहती हो, जैसे सलार की ज़िंदगी को हर इस नहूसत से पार कर देना चाहती हो, साफ़ कर देना चाहती हो जो इसके साथ इसके घर और ज़िंदगी में दाखिल हुई थी। वो वापस ना आने के लिए जा रही थी। सलार को इसका एहसास इसकी एक एक हरकत से हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे जाने देना चाहता था। अगर फासला और इससे दूरी से सेहत याब कर सकती थी तो वो चाहता था वो दूर हो जाए, लेकिन ठीक हो जाए। जिस शाम इसकी फ़्लाइट थी वो एक बार फिर दिल गिरफ्ता हो रहा था। उसे लगा था कि अब घर टूटने वाला था जो इसने बड़ी मुश्किल से बनाया था। मत जाओ। वो टैक्सी के आने पर इसका बैग उठाकर बेडरूम से लाउंज में लाया था। वो अपना हैंड कैरी खींचते हुए इसके पीछे आई थी और इसने हैंड कैरी में सारे सामान के साथ सलार को थामने की कोशिश की थी जब सलार ने इसका हाथ थाम लिया था। उसने खिलाफ तवक्का हाथ नहीं खींचा था, बस हाथ इसके हाथों में रहने दिया था। बहुत देर सलार इसका हाथ यूं ही पकड़े रहा था, फिर इसने बहुत दिल गिरफ्ती से इसका हाथ छोड़ दिया था। वो लम्सी मामा के साथ आया था। इस कैद से आज़ाद होने के बाद भी उसे बेकरार करता रहा था। कई साल बाद वो एक बार फिर डॉक्टर सब्तली के घर पनाह के लिए आई थी और इसे इस बार भी पनाह मिल गई थी। डॉक्टर साहब और इसकी बीवी इसकी ज़हनी हालत से वाकिफ़ थे और वहाँ इसके पास आकर कम से कम कुछ दिनों के लिए मामा ने यूं ही महसूस किया था जैसे वो किसी कैद तन्हाई से निकल आई थी। मगर ये कैफियत भी वक्ती थी। वो जिस सुकून की तलाश में थी वो यहाँ भी नहीं था। बेचैनी और बेकरारी यहाँ भी वैसी ही थी, और डॉक्टर सब्तली, इनकी बीवी और सईद अम्मा की मोहब्बत भी इसके लिए मरहम साबित नहीं हो पा रही थी। सलारी से रोज़ फ़ोन करता था, कभी वो कॉल रिसीव कर लेती, कभी नहीं। कभी वो इससे लंबी बात करती, कभी मुख्तसर बात करके फ़ोन रख देती। पता नहीं कितने दिन थे जो इसने इसी तरह गुजारे थे, सोते जागते, या फिर कभी वो घर से बेमकसद निकल पड़ती ड्राइवर के साथ गाड़ी में और सारे शहर में घूमती फिरती। चलती हुई गाड़ी से नज़र आने वाले मंजर इसके जहन को वक्ती तौर पर भटका देते थे, इसकी सोच को इसकी ज़िंदगी से दूसरों की ज़िंदगी में ले जाते थे। वो भी एक ऐसा ही दिन था। वो ड्राइवर के साथ घर से निकली थी और नहर के साथ सड़क पर चलते चलते वो शहर से ही बाहर निकल आई थी। एक जगह गाड़ी रुकवाकर वो नीचे उतर आई थी और नहर के साथ सब्जे पर, नहर के पानी पर बहती बेकार चीज़ों को देखते देखते वो इसके साथ चलने लगी थी, यूँ जैसे वो भी पानी पर बहने वाली बेकार चीज़ थी। पता नहीं वो कितनी देर चलती रही थी, फिर एक जगह खड़े होकर बहते हुए पानी को देखने लगी। घने दरख्तों की ठंडी छाँव में, मौसम सरमा में नहर में बहता हुआ वो पानी बरसात की पानी की तरह तेज़ रफ्तार नहीं था, ना ही पानी इतना ज़्यादा था कहीं इस लम्हे, लेकिन
इस लम्हे वो इसे अजीब अंदाज में अपनी तरफ खींच रहा था, यूँ जैसे वो इसे अपने अंदर उतरने के लिए पुकार रहा हो। चंद लम्हों के लिए वो इस खुनकी को भी भूल गई थी जो इसके स्वेटर और शॉल के बावजूद इसके जिस्म को शल करने लगी थी। नहर के दोनों किनारों पर लगे हुए ऊंचे लंबे दरख्त हवा से हिलते तो इनके पत्तों से सूरज की किरणें छन छन कर नहर के पानी पर पड़ती, लहजा भर के लिए इसे रोशन करती, गायब हो जाती। बस सिर्फ एक लम्हा था जिसने इससे कहा था कि इसे इस पानी में उतरना चाहिए, देखना तो चाहिए वहाँ आगे नीचे क्या है। इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ा देती, किसी औरत की आवाज़ पर वो ठुठक गई थी, ये ज़रा गड्ढा तो बंधवा दो मेरे साथ बेटी। वो एक 70-80 साल दुबली पतली सांवली रंगत और झुर्रियों से बड़े चेहरे वाली एक बूढ़ी औरत थी जो ईंधन के लिए वहाँ दरख्तों की गिरी हुई खुश्क लकड़ियाँ चुनने के बाद अब इसे एक चादर नुमा कपड़ों में या कपड़े में बांधने की कोशिश में उसे मुखातिब कर रही थी। वहाँ दूर दूर तक इन दोनों के अलावा कोई नहीं था, और वो भी कब और कहाँ से एकदम नमूदार हुई थी मामा को इसका अंदाज़ा भी नहीं हुआ। उसने कुछ कहे बगैर नहर के किनारे से हटते हुए अम्मा की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। गट्टा इतना बड़ा था कि उसे यकीन था वो बूढ़ी औरत कभी इस गट्टे को सर पर नहीं उठा पाएगी, लेकिन इस बुढ़िया ने मामा की मदद से बड़े आराम से वो गट्टा सर पर उठा लिया था। ज़रा मेरी बकरी की रस्सी मुझे पकड़ाना। इस बूढ़ी औरत ने अब दूर एक दरख्त के दामन में उगी घास चढ़ती हुई एक बकरी की तरफ इशारा करते हुए इमामा से कहा था। इमामा को एक लम्हे के लिए तामुल हुआ, लेकिन फिर उसने जाकर थोड़ी बहुत जद्दोजहद के बाद इस बकरी की रस्सी पकड़ ही ली थी। अब चले मैं साथ चलती हूँ। कहाँ जाना है आपको? इमामा को ख्याल आया था कि वो इतने बड़े लकड़ियों के गट्टे के साथ बकरी को कैसे थामेगी। बस ये यहाँ आगे ही जाना, इधर सड़क पार करके दूसरी तरफ। बूढ़ी औरत ने नहर के सब्जे से निकलकर सड़क की तरफ जाते हुए हाथ के इशारे से उसे समझाया था। इमामा बकरी की रस्सी खींचती हुई चुपचाप इस औरत के पीछे चल पड़ी थी, जिसके पाँव नंगे थे और एड़ियाँ खुरदरी और पैदल चल चलकर फट चुकी थीं। इमामा ऊनी जराबों के साथ बहुत आराम था कोट शूज़ पहने हुए थी। इसके बावजूद वो इस बूढ़ी औरत की सुबह रफ्तारी का सामना नहीं कर पा रही थी, जो यूं चल रही थी जैसे टाइल्स के फर्श पर किसी मखमली कालीन पर चल रही हो। सड़क पार करते ही इमामा को 10-20 के करीब वो झुग्गियाँ नज़र आ गई थी जिन्हें अम्मा अपना घर कह रही थी। वो झुग्गियाँ बस टेंटों पर मुश्तमिल नहीं थी। लोगों ने अपनी झुग्गी के गिर्द सरकंडों की दीवारें खड़ी कर करके जैसे अहाते से बना लिए थे, जिनके फर्श को मिट्टी और गाढ़े से लेपा हुआ था। वो कुछ तामुल के साथ ऐसी ही एक झुग्गी के अहाते में बकरी की रस्सी पकड़े अम्मा के पीछे चलती हुई दाखिल हुई थी। इस बूढ़ी औरत ने अहाते के कोने में सर पर लदा हुआ गड्ढा उतार कर फेंका था और फिर दोनों हाथ कमर पर रखे जैसे इसने गहरी सांस लेते हुए अपनी सांस बहाल की थी। बकरी तब तक इमामा के हाथ से रस्सी चुराकर सरकंडों की दीवार के साथ इस जगह पहुंच गई थी जहां उसे बांधा जाता था, और जहां ज़मीन पर कुछ मुरझाई हुई घास फूस पड़ी थी और अब वो इसमें मुंह मारने लगी थी। अहाते के एक दूसरे हिस्से में मिट्टी के एक चूल्हे पर मिट्टी की एक हंडिया चढ़ी हुई थी, जिससे उठने वाली खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। अहाता रू पहली धूप से रोशन और गरमाया हुआ था। वहाँ नहर वाली ठंडक नहीं थी, एक असुदा हरारत थी। वो जैसे किसी गर्म आगोश में आ गई थी। बूढ़ी औरत तब तक लकड़ियों का गट्टा खोलकर इसमें से कुछ लकड़ियाँ निकालकर चूल्हे की तरफ ले गई थी। अरे तू खड़ी क्यों है? अब तक बैठ कर दम तो ले। मेरी खातिर कितना चलना पड़ा तुझे। मैंने कहा भी था मैं ले जाती हूँ बकरी को। मैं तो रोज़ का काम है, या मेरा तो रोज़ का काम है। पैदा होते से करती आई हूँ मेहनत मशक्क़त। पर तू तो शहर की कुड़ी है, तुझसे कहाँ होती है कोई मशक्क़त। उसने कहते हुए चूल्हे से कुछ फासले पर पड़ी एक चौकी को जैसे इसके लिए आगे खिसका दिया था। मैं भी मुशक्क़त ही काटती आई हूँ अम्मा, ये मुशक्क़त तो कुछ भी नहीं। अम्मा इससे कहते हुए आगे बल्कि इमामा इससे कहते हुए आगे बढ़ आई थी। उसका ख्याल था बूढ़ी औरत ने इसकी बात नहीं सुनी होगी, लेकिन वो बूढ़ी औरत हंस पड़ी थी। बस मुझे मुशक्क़त नहीं लगती, तुझे लगती है, यही तो फ़र्क है। पर तेरा कसूर नहीं, सारा कसूर जवानी का है। जवानी में हर चीज़ मुशक्क़त लगती है। बुढ़ापा खुद ऐसी मुशक्क़त है कि बाकी मुशक्क़तें छोटी पड़ जाती हैं। इस औरत ने इसकी तरह मतवज्जा हुए बगैर कहा था। इमामा उसका चेहरा देखने लगी थी। वो इस हुलियों और इस जगह रहने वाली औरत से ऐसी बात की तवक्का नहीं कर सकती थी। आप पढ़ी लिखी हैं? वो पूछे बगैर नहीं रह सकी, बहुत ज़्यादा। वो औरत इस बार भी चूल्हे ही की तरफ मतवज्जा थी और इस बार भी इसने बात हंस कर ही कही थी, मगर लहजे में तमसखर था अपने लिए, जो इमामा तक पहुंच गया था। इमामा ने अगला सवाल नहीं किया था। वो अब इस हांडी और चूल्हे की तरफ मतवज्जा हो गई थी जिसके पास वो बूढ़ी औरत बैठी थी। ईंटों से बने मिट्टी के चूल्हे पर रखी घिसी हुई पुरानी मिट्टी की हंडिया में घास अपने पानी में घुल रहा था। इस बूढ़ी औरत ने नहर के किनारे से चुनी हुई झाड़ियाँ तोड़ तोड़ कर चूल्हे में फेंकना शुरू कर दिया।
वो आग को इसी तरह भड़काए रखने की कोशिश थी। इमामा मिट्टी से लेपे हुए गर्म फर्श पर चूल्हे के करीब आकर बैठ गई थी। पाँव से जुराबे और जूते उतारकर उसने अपने सर और सूजे हुए पैरों को धूप से गर्म फर्श पर जैसे कुछ हिद्दत पहुंचाने की कोशिश की थी। अम्मा इस उम्र में भी पंजों के बल बैठी लकड़ियों को तोड़ मरोड़ कर चूल्हे में झोंक रही थी। आग में लकड़ियों के तरकने और चटकने की आवाज़ें आ रही थीं। वो साग की हांडी से उठती भाप और इसमें पड़ते उबाल देखती रही। आदमी क्या करता है तेरा? वो अम्मा के इस अचानक किए हुए सवाल पर चौंकी, फिर बड़बड़ाई। क्या करता है? उसने जैसे याद करने की कोशिश की थी, फिर कहा काम करता है। क्या काम करता है? अम्मा ने फिर पूछा। बाहर काम करता है। वो साग को देखती हुई बड़बड़ाई। परदेश में है? बूढ़ी औरत ने जवाबन कहा। वो भी अब इसी की तरह ज़मीन पर बैठ गई थी और इसने अपने घुटनों के गिर्द इसके तरह बाजू लपेट लिए थे। हाँ, परदेश में है। वो इसी तरह साग को देखते हुए बोली। तो तू यहाँ किसके पास है? ससुराल वालों के पास? नहीं, फिर मैं किसी के पास नहीं हूँ। साग पर नजरें जमाए इसने बेरब्त जुमला जवाब दिया। आदमी ने घर से निकाल दिया है क्या? उसने चौंक कर इस औरत का चेहरा देखा। नहीं। फिर तो तू लड़कर आई है क्या? फिर नहीं, उसने बेसाख्ता सर हिलाया। तो फिर यहाँ किस लिए आई है? सुकून के लिए, उसने बेख्तियार कहा। सुकून कहीं नहीं है। वो इस औरत का चेहरा देखने लगी। तो जो चीज़ दुनिया में है ही नहीं, उसी दुनिया में क्या ढूंढना? उसने हैरत से उस औरत को देखा। वो गहरी बात थी और इस औरत के मुँह से सुनकर और भी गहरी लगी थी, इसे जो इस झुग्गी में बैठी आग में लकड़ियाँ झोंक रही थी। फिर बंदा रहे क्यों दुनिया में अगर बेसुकून रहना है? वो इससे ये सवाल नहीं पूछना चाहती थी, लेकिन उसने पूछा था। तो फिर कहाँ रहे? लकड़ियाँ झोंकती इस औरत ने एक लहजे के लिए रुककर उसे देखते हुए डायरेक्ट पूछा। वो कुछ लाजवाब होते हुए दोबारा साग को देखने लगी। तेरा आदमी कहता नहीं वापस आने को? पहले कहता था, अब नहीं कहता। उसने खुद भी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करके आग में फेंकने शुरू कर दिए थे। बेचारा अकेला है वहाँ? वो एक लम्हे के लिए ठुटकी। हाँ, उसने इस बार मध्यम आवाज़ में कहा। वो बूढ़ी औरत अब प्लास्टिक के एक शॉपर में पड़ा हुआ आटा एक थैली में निकाल रही थी या एक थाली में निकाल रही थी। तू अकेला छोड़कर आ गई उसे? धूप में पड़े एक घड़े से एक गिलास में पानी निकालते हुए अम्मा ने जैसे अफसोस किया था। वो बेमकसद आग में लकड़ियाँ फेंकती रही। तो उससे प्यार नहीं करता था? वो एक लम्हे के लिए साकित हुई। करता था। उसकी आवाज़ बेहद मध्यम थी। ख्याल नहीं रखता था? साग से उठती भाप इसकी आंखों में उतरने लगी थी। उसे बड़े अरसे बाद पता नहीं क्या क्या याद आया था। रखता था। आवाज़ और भी मध्यम हो गई थी। अम्मा अब इसके पास बैठी इस थाली में 2 रोटियों का आटा गूंद रही थी। रोटी कपड़ा नहीं देता था? उसने चादर से अपनी आंखें रगड़ी। देता था। वो अपनी आवाज़ खुद भी मुश्किल से सुन पाई थी। तो फिर तूने फिर भी छोड़ दिया उसे? तूने भी अल्लाह से बंदे वाला मामला किया उसके साथ? सब कुछ लेकर भी दूर हो गई उससे? अम्मा ने आटा गूंदते हुए जैसे हंस कर कहा था। वो बोल नहीं सकी। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। पलके चपकाए बगैर वो सिर्फ अम्मा का चेहरा देखती रही। तुझे ये डर भी नहीं लगा कि कोई दूसरी औरत ले आएगा वो? नहीं। इस बार आटा गूंदते अम्मा ने उसका चेहरा देखा। तुझे प्यार नहीं है उससे? क्या सवाल आया था? वो नजरें चुरा गई। उसकी चुप ने अम्मा को जैसे एक और सवाल दिया। कभी प्यार किया है? आंखों में सैलाब आया था। क्या क्या याद नहीं आया था? किया था। उसने आंसुओं को बहने दिया था। फिर क्या हुआ? अम्मा ने इसके आंसुओं को नज़रअंदाज कर दिया था। नहीं मिला। सर झुकाया उसने आँख में कुछ और लकड़ियाँ डाली। मिला नहीं है? उसने छोड़ दिया। उसके मुंह में जैसे हरी मिर्च आई थी। उसने छोड़ दिया। पता नहीं साग हांडी में ज़्यादा पानी छोड़ रहा था या इसकी आंखें पर आग दोनों जगह थी। प्यार नहीं करता होगा, अम्मा ने बेसाख्ता कहा। प्यार करता था लेकिन इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसने पता नहीं क्यों इसकी तरफ से सफाई दी थी। जो प्यार करता है वो इंतज़ार करता है। जवाब खट्टाक से आया था और इसकी सारी वजाहतें दलीलों के खच्चे उड़ा गया था। वो रोते हुए हंसी थी या फिर शायद हंसते हुए रोई थी। क्या समझा दिया था इस औरत ने जो दिलो दिमाग कभी समझा ही नहीं सके थे उसे? इस आदमी की वजह से घर छोड़ आई अपना? अम्मा ने फिर पूछा। नहीं, बस वहाँ बेसुकूनी थी, मुझे इसलिए आ गई, उसने भीगे हुए चेहरे के साथ कहा। क्या बेसुकूनी थी? वो बरसती आंखों के साथ बताती गई। अम्मा चुपचाप आटा गूंदती रही। इसके खामोश होने पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। खामोशी का वो वक्फा बड़ा तवील हो गया था, बेहद तवील। अम्मा आटा गूंदने के बाद रख कर साग में डोई चलाने लगी थी। वो टांगों के गिर्द बाजू लपेटे साग को घुलते देखती रही। वहाँ नहर के किनारे क्यों खड़ी थी? अम्मा ने एकदम साग घोंटते हुए इससे पूछा। उसने सर उठाकर अम्मा को देखा। बहुत बुज़दिल हूँ अम्मा, मरने के लिए नहीं खड़ी थी। नम आंखों के साथ उसने जैसे खिलखिलाकर हंसते हुए इस बूढ़ी औरत से पूछा था। उसे जैसे अब समझ में आया था वो वहाँ से उसे यहाँ तक क्यों लेकर आई थी। इसके हंसने पर जैसे वो भी मुस्कुराई थी। उसके
उसके खस्ता हाल वो सीधा दांत दिखे थे। यानी तू तो बड़ी बहादुर है। मैं तो बुज़दिल समझा, तू तो मेरे से भी बहादुर है। फिर नहीं, आपसे बहादुर तो नहीं हूँ मैं तो बेहद कमज़ोर हूँ, इस बकरी से भी कमज़ोर जिसको घेर कर लाई हूँ। इमामा ने कहा था, तुझे अपनी होने वाली औलाद का भी ख्याल नहीं आता, प्यार नहीं आता इस पर। उसकी आंखें एक बार फिर बरसने लगी थी। कोई इस तरह घर आदमी छोड़ता है जैसे तू छोड़ आई? मर जाते हैं, बड़े बड़े प्यारे मर जाते हैं, पर कोई एक प्यारे के मरने पर बाकियों को छोड़ देता है क्या? बरसती आंखों के साथ इमामा ने इसकी बातें सुनी। वो वही कुछ कह रही थी जो इससे कोई भी पूछता, कोई भी कह देता, मगर किसी को वो जवाब नहीं देती थी जो इसने इस वक्त इस औरत को दिया था जिससे इसकी जान पहचान तक नहीं थी। बाज़ दफ़ा इंसान दिल का वो बोझ जो अपनों के साथ हल्का नहीं करता, खैरों के सामने कर देता है। वो भी वहाँ जहाँ उसे यकीन हो वो राज दबा रहेगा, कभी निकल कर नहीं आएगा। मैं अब किसी से प्यार नहीं करना चाहती अम्मा। बूढ़ी औरत ने साग का ढकना उठाकर फिर डोई चलाई। मुझे लगता है जिससे भी मैं प्यार करती हूँ मुझसे छिन जाता है। वो चीज़ मेरे पास नहीं रहती तो फिर क्यों इस तकलीफ़ से गुजरूँ मैं बार बार? क्यों मैं ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते रखूँ जिससे बिछड़ना मुझे इतनी तकलीफ़ दे? उसने जैसे रोते हुए इस बूढ़ी औरत के सामने सीने की वो फांस निकाली थी जिससे इसका सांस रुक रहा था। बार बार प्यार करूं, बार बार गवा दूं, मैं अब इस तकलीफ से नहीं गुजर सकती। वो रोती जा रही थी, आंसू यूं निकल रहे थे जैसे आबलों का पानी। पता नहीं बूढ़ी औरत की आंखों में साग की बाप ने पानी छोड़ा था या इसके दर्द ने, लेकिन उसने भी अपने खस्ता हाल मैली कचैली चादर के पल्लू से अपनी आंखें रखना शुरू कर दी थी। ये तो नहीं कर सकती, ये कोई इंसान भी नहीं कर सकता कि अपनों को इसलिए छोड़ दे ताकि इसके बिछड़ने की तकलीफ से बच जाए। एक एक करके बिछड़ रहे हैं तो दर्द झेल नहीं पा रही, सबको इकट्ठा छोड़कर दर्द झेल लेगी? उसने जो बात उससे पूछी थी इसका जवाब इमामा के पास नहीं था, और अगर था भी तो वो इस जवाब को दोहराने की हिम्मत नहीं रखती थी। इस झुग्गी के अंदर मेरा 38 साला नौजवान है। ठहरो ज़रा, मैं लेकर आती हूँ उसे। तुम्हारी बातों में तो मैं भूल ही गई उसे। वो बूढ़ी औरत एकदम उठकर अंदर चली गई थी। चंद मिनटों के बाद वो एक रेहड़ी नुमा ट्राली को धकेलते हुए बाहर लाई जिसमें एक दुबला पतला मर्द एक बिस्तर पर लेटा हुआ कहके लगा रहा था, यूं जैसे वो माँ की तवज्जो मिलने पर खुश था। इस औरत ने अगर इसे ये ना बताया होता कि इसकी उम्र 38 साल थी तो इमामा इसे 20 या 18 साल का कोई लड़का समझती। वो ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह से मजबूर था, बात भी ठीक नहीं कर पाता था, बस इस बुरी औरत को देखकर हंसता और वो इसे देखकर हंस रही थी। उसने रेडी लाकर मामा के करीब खड़ी कर दी थी और खुद रोटी पकाने बैठ गई। मेरा इकलौता बेटा है ये, 38 साल मैंने इसके सहारे गुजारे हैं, अल्लाह के सहारे के बाद। वो पेड़ा बनाते हुए से बताने लगी, कोई और औलाद नहीं है आपकी? उसके आंसू थमने लगे थे। 5 बेटे पैदा हुए थे, सब सेहतमंद, पर दिनों में ख़त्म हो गए। फिर ये पैदा हुआ तो शोहर ने कहा इसे किसी दरगाह पर छोड़ आते हैं। मैं नहीं पाल सकता ऐसी औलाद को, बड़ी जिम्मेदारी है, पर मैं कैसे छोड़ देती अपनी औलाद? मुझे तो प्यारा ही बड़ा था ये। बूढ़ी औरत ने रोटी अब इस तवे पर डाल दी थी जिससे कुछ देर पहले इसने साग की हांडी उतारी थी। वो अब अपने बेटे को यूं पिचकार रही थी जैसे वो 38 साल का नहीं 8 माह का था, और वो भी इस रेडी के अंदर माँ के पिचकारने पर अपने नहीफ व नज़ार अज़ा को इसी तरह सुके रहा था, खिलखिलाते हुए जैसे वाकई कोई नन्हा बच्चा था। शोहर 2-4 साल समझाता रहा मुझे, पर मैं नहीं मानी। अल्लाह ने दी थी औलाद, अल्लाह की दी चीज़ कैसे फेंक देती? इंसान की दी हुई चीज़ होती तो फेंक आती। कोई और बच्चा नहीं हुआ इसके बाद मेरे यहाँ। शोहर को बड़ा प्यार था मुझसे, पर उसे औलाद भी चाहिए थी। मेरा भी दिल चाहता था खुद ही निकल आऊँ इसकी ज़िंदगी से, पर मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वहीं बैठी रही। दूसरी शादी से 10 दिन पहले खेतों में उसे सांप लड़ गया। लोग कहते थे मेरी आह पड़ी है, पर मैंने तो कोई बद्दुआ कभी नहीं दी इसको। मैं तो खुश ही रही जब तक इसके साथ रही। अम्मा की आंखों में पानी आया था, पर वो दुपट्टे से रगड़कर तवे पर फूलती हुई रोटी सेकने लगी। वो मर गया तो सारी ज़मीन जायदाद रिश्तेदारों ने छीन ली, बस बेटा मेरे पास रहने दिया। ये ठीक होता तो ये भी छीन लेते वो, पर मौला का करम था ये ऐसा था। 38 साल से इसका और मेरा साथ है। इसको शोहर के कहने पर दरगाह पर छोड़ आई होती तो मेरा क्या होता? अम्मा ने रोटी अजीब खुशी और सरशारी के अलम के सामने रखी थी। कोई बोझ था जो मामा के कंधों से हट रहा था, कोई कफ्ल था जो खुल रहा था, कोई सहर था जो टूट रहा था। जो वो छोड़ा अल्लाह दे, इस पर सब्र कर, और ख़ुद किसी को वो छोड़ा ना दे, अल्लाह पसंद नहीं करता ये। उस औरत ने रोटी पर साग डालते हुए कहा था। गम बहुत बड़ा था मेरा अम्मा। उसने सर झुकाए पहला लुकमा तोड़ा। अल्लाह ने तुझे गम दिया, तूने अपने आदमी को। तू कौन सा अपना गम बस अपने अंदर रख कर बैठ गई थी। वो लुकमा हाथ में लिए बैठी रही, मुंह में नहीं डाल सकी, आंखें फिर धुंधला गईं।
उसे सलार याद आया था, हाथ पर इसका मोहब्बत बड़ा लम्स याद आया था, उसकी मोहब्बत, उसकी अपनायत, उसकी अनायात याद आई थी और इसकी औलाद का ख्याल आया था जिसे इसने भी बड़ी दुआएं करके मांगा था। और जब दुआ पूरी हो गई थी तो वो किसी भी चीज़ की कदर नहीं कर रही थी। इस बूढ़ी औरत के अहाते में बैठे से पहली पर वसीम पर सब्र आया था, साद पर सब्र आया था। वो इस दिन वहाँ से उठकर भागी थी। उसे अब घर जाना था सलार के पास, और वापस घर आकर इसने खुद सलार को फ़ोन करके वापस आने के लिए कहा था। वो हैरान हुआ था, शायद हैरान से ज़्यादा परेशान हुआ था, मगर इसने इसकी टिकट कंफर्म करवा दी थी। वो जाने से पहले एक बार फिर इस बुरी औरत से मिलने आई थी, इसके लिए कुछ चीज़ें लेकर। उसे बेहद कोशिश के बावजूद वो झुग्गी नहीं मिली थी। वो ड्राइवर के साथ आधा दिन नहर के इस किनारे इस झुग्गियों वाले इलाके को ढूंढती रही थी। ड्राइवर ने वो इलाका खुद नहीं देखा था क्योंकि इस दिन वो इसे बहुत पीछे छोड़कर नहर किनारे उतरी थी और फिर वहाँ से पैदल ही वापस आई थी। लेकिन फिर भी वो जगह वहीं होनी चाहिए थी, उसी सड़क पर कहीं, मगर वहाँ वो झुग्गियाँ नहीं थी। ना वो बुरी औरत जिसके हाथ की रोटी और साग का स्वाद उसे अभी भी अपनी ज़ुबान पर महसूस होता था, ना वो 38 साल की औलाद की मुशक्क़त जिसने इस बुरी औरत के लिए हर बोझ हल्का कर दिया था, और ना इस बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी औरत की बातें जिसने चाबियों की तरह इसके वजूद के फ्लोर गुत्थियाँ खोल कर उसे आज़ाद किया था। जारी है नावल का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।